आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि इस श्लोक का अर्थ है कि इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी, विनाश का कार्य होगा और अधर्म आगे बढ़ता जाएगा, तब तब ईश्वर इस धरती पर तुम विष लाओ, मैं तो दोनों ही पी लूंगा। अपने जीने की फिक्र करो, मैं तो मर के भी जी लूंगा। तो कांग्रेस रोजगार है नहीं, काम धंधे है नहीं, महंगाई इतनी है, तो भटक के वो गलत मकान गिरा है। मैं आपको बता देता हूं, आपको एक एक ईंट का जवाब देना पड़ेगा। आपने जो लोगों के मकान गिराए हैं, आप भी नहीं बख्शे जाओगे। और इस बात को मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का आज एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ में हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पर्व पर आप सब जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। आज के दिन उन्होंने जन्म लिया था और आज भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा की जाती है या जो लोग उन्हें इतना मानते हैं, उनमें ऐसे गुण थे। जैसे उन्होंने कहा था, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, और फिर जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आज के दिन हमें कर्म प्रधान बनना चाहिए। कर्म करे जाएं, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे आहें लेंगे, लोगों को सताएंगे, जबरन परेशान करेंगे, वैसा आपको भोगना पड़ेगा। तो आज के दिन हम पुनः और रोज हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे इष्ट देव हैं वो। सर, सवालों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। जैसा सर आपको टीकमगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, सरकार कांग्रेस की सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, फिर मध्य प्रदेश की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, अब मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर और उपचुनाव होना है। टीकमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है आपके लिए और निवाड़ी क्षेत्र में उपचुनाव होगा, तो क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, मैं टीकमगढ़ जिला हमारे बुंदेलखंड में ही आता है और आज की स्थिति में हमारे टीकमगढ़ से वर्तमान टीकमगढ़ जिले से कोई विधायक नहीं है। टीकमगढ़ से लगकर जो अभी नया जिला बना है निवाड़ी, उसका जरूर हिस्सा टीकमगढ़ में आता है। करीब 100 पोलिंग के करीब हैं जो टीकमगढ़ जिले में आती हैं, तो उसमें भी हमें काम करना है। बाकी यह है कि प्रभार वहाँ का बहुत सोच समझ के दिया गया है मुझे, क्योंकि हमारी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है वहाँ पर। कुछ ऐसी खबरें मिल रही थी जिले के बारे में, तो उन जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो हम सुधार कर सकते हैं, वो संगठन में निश्चित ही सुधार करेंगे। और निश्चित ही अगली बार जो 3 जो विधानसभा क्षेत्र है टीकमगढ़ के अंतर्गत आते हैं, निश्चित ही हम लोगों को मिलेंगे और उपचुनाव में पृथ्वीपुर भी हम लोग अच्छी तरह जीतने जा रहे हैं। सर, दमोह का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर कांग्रेसी प्रबल वोटों से जीती, लगभग 17,000 वोटों से जीते थे वहाँ पर अजय टंडन जी। तो मैं क्या ये कह सकते हैं कि जीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा कांग्रेस का? शुरू हो चुका है। अब सर, मैं एक और पूछना चाहता हूं कि देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता सदस्य कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लगातार जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात है कि बलराम यादव जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। आखिर ऐसा कारण क्या रहा कि उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा?
देखिए, कांग्रेस तो इतना बड़ा समुद्र है, जो लोग सोच रहे हैं। देखिए, मैं भी अगर कांग्रेस पार्टी के बाहर चला जाऊं, कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना कांग्रेस पार्टी खत्म होगी। एक वो कवि ने लिखा है, तुम मधु लाओ, तुम विष लाओ, मैं तो दोनों ही पी लूंगा। मधु मतलब अमृत, विष मतलब जहर। तुम मधु लाओ, तुम विष लाओ, मैं तो दोनों ही पी लूंगा। अपने जीने की फिक्र करो, मैं तो मर के भी जी लूंगा। तो कांग्रेस पार्टी कभी मरने नहीं वाली, कांग्रेस पार्टी कभी देश से खत्म नहीं होने वाली। जहां तक उन हमारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल है, उनकी मजबूरी थी। पहले यही लोग कहते थे, अरे यादव, अरे वो तो गुंडे हैं, घोसी वो तो गुंडे हैं, मुसलमान वो तो गुंडे हैं। अब लोगों को डरा के, धमका के, उन्हें नोटिस दे के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और उस दिन मैं देख रहा था, जो मंच से माननीय कसीदे पढ़ रहे थे, 7 साल आपने हत्या का मामला चलवाया, अभी 6 महीने भूमि जमीन मामले में वो फरार रहे, अभी 5 करोड़ का नोटिस दिया है। अब उनने पार्टी जब ज्वाइन कर ली तो वो नोटिस भी वापस हो जाएगा और सब वापस हो जाएंगे। ना वो गुंडे रहेंगे, ना बदमाश रहेंगे, सब बिल्कुल फ्रेश, धुले धुलाए हो जाएंगे। सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि 2008 से लेकर 2013 तक आप खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। 2013 में विधानसभा चुनाव हुआ, लगभग 6000 वोटों से आपकी हार हुई थी और भूपेंद्र सिंह जी जीते थे। और फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में वो रेट बढ़कर 6000 का रेट बढ़कर 15000 वोटों से भूपेंद्र सिंह जी जीते। तो चुनाव का जो रेट पोलियो, इससे तो लगता है कि भूपेंद्र सिंह की खुरई विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से विकास का सिलसिला खुरई विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहा है, तो जनता को वो दिख रहा है और उनकी लोकप्रियता बरकरार है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो यहाँ के लोगों को योजना निकाल रही है, उससे लाभ तो हो रहा है, तो जनता कांग्रेस की क्यों सुने सर? देखिए, ऐसा है, जो ये योजनाएं हैं ये सिर्फ फाइलों में ही चल रही हैं। जैसे वेंडर योजना है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि खुरई के किस वेंडर को, उसका स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ हुआ? किसी को नहीं हुआ। भाई नाम बताए ना। अगर 10,000 रुपए की स्ट्रीट वेंडर की योजना निकाल रही थी, तो जनता को लाभ तो हुआ होगा। कोई लाभ नहीं है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं। हमें नाम बताए ना कि किसे फायदा हुआ है। किसी को फायदा नहीं हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, अधिकांश प्रधानमंत्री आवास योजना किराए पे चल रहे हैं और ऐसे लोगों को वो दिए गए हैं जो सक्षम हैं, जो खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें चीन चीन के दिए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। माननीय के भतीजे राजा जाते हैं, वो तो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपको योजना का लाभ देंगे। वो ये नहीं देख रहे कि ये योजना जो असहाय हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए है। तो खुरई में जो ये है, आप RTI लगाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किन किन को दिए गए हैं। इसका भी कोई लाभ नहीं है। ये आते हैं, बांट के चले जाते हैं। इन्हें क्या ये मालूम है कि ये सक्षम है कि ये गरीब है? तो अधिकांश जो मकान हैं वो सब किराए पर चल रहे हैं और सक्षम लोगों को ये योजना का लाभ हुआ है। मतलब आपका कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लोगों को भी मकान मिला है वो अधिकांश किराए पर चल रहे हैं और सक्षम लोगों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी ने सर किया क्या है? फिर भी भारतीय जनता पार्टी की मैं स्कीम के बारे में बताऊं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम निकाली, मतलब एक अनाउंसमेंट किया था इस कोविड-19 के बाद में कि इस 2021 में दीपावली तक देश के 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को फ्री राशन वितरण किया जाएगा और किया जा रहा है सर। भूपेंद्र भाई, आप जाके राशन की दुकान देख लें,
कई जगह तो 90% जो दुकानें हैं वहाँ पर राशन नहीं है, और जो राशन आज वो बांट रहे हैं इतना सड़ा है कि उसे जानवर भी नहीं खा रहे। ये है स्थिति। जो ये वितरण की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टरों पे दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। पर अब लोग समझ चुके हैं। 10 साल का मोदी जी का शासनकाल देख लिया है, और 15 साल का, 15 साल होने वाले हैं, 15 साल का शिवराज सिंह जी का शासनकाल देखा। ये सिर्फ मुंह चलाते हैं। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत फर्क है। कोई सही बात करता है, अब उनका चूंकि बौखला रहे हैं, हताश हैं, जो ये सब कर रहे हैं, ये कि जबरन पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और ये जो जबरन जो पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बचे क्या, या इन्हें विश्वास नहीं रहा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे, कि जो कांग्रेस से तोड़ के ला रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जिन्होंने विचारों ने अब तक भारतीय जनता पार्टी को बचा के रखा, जिन कार्यकर्ताओं ने, आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी वक़्त नहीं है। जो यहां से फूट के गए हैं उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रही है। और अगर आप विश्वास नहीं करते, या जो मैं कह रहा हूं वो अपने दिल पे हाथ रख के कह दें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सही है कि गलत है। सर आप गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो आपने बोला है ये सब चीज़ें, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, ये जनता देख रही है, सोचेगी। लेकिन सर बीजेपी काम तो कर रही है। अभी हाल ही में खुरई विधानसभा में रोजगार मेला लगा, कई लोगों को रोजगार मिले यहाँ पर, और लगातार उनका खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भूपेंद्र सिंह जी का कहना है कि अगली बार फिर रोजगार मेला लगेगा और कई कंपनियां यहाँ के बेरोजगारों को नौकरियां देंगी। देखिए, पिछले टर्म भी जो पिछला इनका पंचवर्षीय था, उसमें भी इनने रोजगार मेला लगाया था, बड़ा तामझाम किया था, और लाखों रुपए उस तामझाम में खर्च किए थे। आवासीय मंत्री को भी शायद बुलाया था इन्हें उस समय। उसमें एक भी हमारे बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं मिली। हाँ, कई लड़के ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं। एक तो धनौरा का है, उस लड़के के 1.25 लाख रुपए चले गए, उनने जमा सिक्योरिटी के हिसाब से जमा करवा लिए थे, आज तक नहीं मिले। बेचारा घूमता रहा, कई बार मंत्री जी के चक्कर काटे, उनने भी आश्वासन दिया और कुछ नहीं हुआ। तो ये तो सब फर्जी है। एक भी किसी की नौकरी नहीं लगी। और मैं ये दावे से कहता हूं, आप RTI लगा के पूछ लीजिए कि इस रोजगार मेले में कितने लोगों को रोजगार मिला। ये सब फर्जी चल रहा है, ये सब दिखावा है, ये सब ब्रांडिंग है, और स्थापित रहने की, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रही है कि हमारी जमीन हिल रही है बुरी तरह। ये कितना भी आतंक फैला लें, कितने भी लोगों के मकान तोड़ लें, कितने भी कांग्रेसियों को तोड़ लें, अब की बार आज आप तारीख लिख लीजिए, अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, क्योंकि जनता इनसे ऊब चुकी है। कल मैं क्षेत्र में था, अनेकों गांव गया, मैं लोगों से मिला, लोगों का व्यू जाना। वहां पर लोग इतने त्रस्त हैं, इतने दुखी हैं, ना रोजगार, फसलें खराब हो रही हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं है, बीमा राशि मिली नहीं, अनेक ऐसी समस्याएं हैं। आदमी भूखा मर रहा है, भूखे मरने के कगार पे है। महंगाई इतनी जबरदस्त है, आज डीजल की किसान को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इतना महंगा डीजल हो गया है, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, इतना महंगा खाने का तेल हो गया है। प्रधानमंत्री आवास की जहां तक बात करें, पहले बड़े बड़े आवास के लिए प्लॉट दिए जाते थे, अब शायद उन्होंने 15x30 कर दिया, पहले 30x30 के दिए जाते थे, और उसमें 2.5 लाख रुपए अगर ये दे भी रहे हैं। और एक बात और बता दें आपको, एक्चुअली ये सब योजनाएं जो हैं, ये भूपेंद्र भाई, ये हैं कांग्रेस की योजनाएं हैं। 11 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये घोषणा करी थी, और ये पारित किया गया था
पार्लियामेंट में कैबिनेट से कि हम 10 साल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान का नहीं छोड़ेंगे जिसके ऊपर पक्की छत ना हो। तो ये योजना सब कांग्रेस की चली आ रही हैं। आज इन योजनाओं में भी उनका अगर अपन अंदर जाएं तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर कुटीर आप ये दे भी रहे हैं तो उस पर कमीशन खोरी कितनी ज्यादा हो रही है, ये जाके उनसे पूछिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए तो या जिन लोगों को दी गई है बेचारों को पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। सर, किसानों की बात कर रहे हैं आप, तो सर आप किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार 2018 में आई थी और उसने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी काफ़ी प्रेशर डाला था कमलनाथ जी के लिए इन सब चीज़ों की बात को लेकर, लेकिन 15 महीने हो गए। उनका कहना था कि एक भी किसान को कोई भी है ना राहत राशि नहीं मिली, कर्जा माफ़ नहीं हुआ, और फिर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। उस दिन मैं सुन रहा था जब वो ज्वाइनिंग हो रही थी, मैं कार्यकर्ता हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि ये भ्रमित कर रही है कांग्रेस, एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। अपने दिल पे हाथ रख के कह लें, वो इनके कृषि मंत्री ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है। हमारे एक माननीय विधायक ने एक प्रश्न लगाया था कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, ध्यानाकर्षण में लगाया था उन्होंने। तो उसमें इन्होंने खुद स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान, कांग्रेस सरकार के दौरान 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और आज ये इनके आका यही कह रहे हैं कि एक पैसा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जाके पूछो या लिस्ट निकलवा लो, उसे ध्यान से देखो, क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो। लोग सब समझ गए। इनकी ये जो नीतियां हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने आंख बंद कर ली तो कोई हमें नहीं देख रहा। इन्हें सब देख रहे हैं, इन्हें सब जांच रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से जांच चुके हैं। इसलिए ये घबरा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव से घबरा रहे हैं, ये अन्य चुनावों से घबरा रहे हैं। और अभी आप देखना इन उपचुनाव में भले ये कितना भी पैसा बांट दें, अभी गए तो थे पैसा बांटने में, दमों में प्रशासन ने भगा दी गाड़ी इनकी गाड़ी में पैसा था पूरा। हमने उस पर देखा, वीडियो पे देखा। तो इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। इन्होंने प्रशासन को, कलेक्टर को, एसपी को निर्देश दे रखे हैं कि तुम्हें जैसे भी हो ये चुनाव जितवाना है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है और तुम नहीं जितवाओगे तो हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे यहां से, और तुम जितवा दोगे तो हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। और तो इस तरह के ये पूरे कसावट करेंगे, जमाएंगे। उसके बावजूद भी अभी दमों में कोई कमी नहीं रखी थी इनने, पर 17,500-18 हजार से हमारे प्रत्याशी की जीत हुई। तो जीत का सिलसिला चालू हो गया है। अब हम अगली बार जो अभी उपचुनाव भी हो रहे हैं, सारे चुनाव जीतेंगे इसमें। सर, अब हम बात करते हैं 27% ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं कि अभी 27% ओबीसी का आरक्षण आरक्षित करने के लिए काफ़ी कैंपेनिंग चल रही है। 2018 की सरकार, कांग्रेस सरकार के बाद कमलनाथ जी ने ये कदम उठाया, ऐसा कांग्रेस बोलती है। लेकिन अब 27% आरक्षण की पहल बोलती है भारतीय जनता पार्टी की हमने शुरू की थी और हमारे हाथ में कैंपेनिंग है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 27% का आरक्षण है उसकी शुरुआत कांग्रेस से की गई या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासी, सभी वर्ग, सामान्य वर्ग को भी 10% दिया था। तो कैबिनेट से पारित हुआ है, वो तो पेपर में है भाई। कोई लुका छुपी नहीं कि मुंह जवानी कह दिया कि आरक्षण हम देंगे। ये सब कुछ हुआ। वो तो कोर्ट में मामला जाके ये उलझ गया, मामला तो आगे बढ़ता भाई। हमने कैबिनेट से पारित कर दिया, कोर्ट का ऑब्जेक्शन आ गया, लोगों ने कोर्ट में लगा दिया। हम उस पर कर रहे थे, आगे करते नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय ले जाते। पर उस बीच हमारी सरकार गिर गई, हम सत्ता से हट गए और इनने
भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई प्रयास नहीं किया। आज जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि ये सब मुंह चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़े एक्टर हैं। जैसे कमलनाथ जी ने कहा था शिवराज जी को, यहाँ काम नहीं है, उन्हें तो बंबई जाना चाहिए, वहाँ एक्टिंग करना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम होगा। यहाँ जनता को क्यों मारे दे रहे हो? जनता वैसे ही परेशान है, हर तरफ से परेशान है। कोरोना में बहुत मौतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। कल मैं गया था बैठने, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मालथौन क्षेत्र में काफ़ी हैं, अब तो खुरई में भी बहुत हुई हैं। कितने लोग चले गए उस समय, मैंने स्वयं देखा है। ये जो आज बात कर रहे हैं, ये बाहर निकल आए, कहीं ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जिस दिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उस दिन ऑक्सीजन नहीं थी, उस दिन बेड नहीं था, उस दिन दवाइयाँ नहीं थी, उस दिन डॉक्टर नहीं थे, लोगों की मौत हो गई। खुरई में भी कितने लोगों की मौत हुई है। ये लोग छुपा रहे हैं। क्यों छुपाते हो? अपने लोगों से क्यों छुपाते हो? ये अपने लोग भले किसी पार्टी के हों, उन्हें बताओ ना कि हाँ ये वास्तविकता ये है, हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं बताते हो? इसलिए नहीं बताते क्योंकि तुम्हें झूठ बोल के, फरेब करके सत्ता में रहना है। सर मैं एक बार मेरा भी है ना, एक है ना आईपीएस ऑफिसर के साथ में कुछ समय पहले मेरा डिस्कशन हो रहा था, ऑफलाइन डिस्कशन हो रहा था, और कुछ बात मुझे ऐसी पता चली। मैंने उनसे बोला था कि एक बार आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू पे बोलें, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अब बेरोजगारी के आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि युवाओं को आय के स्रोत मिल नहीं रहे, और हमारे देश के और प्रदेश के युवा अब रोजगार की जगह अपराध की तरफ कदम बढ़ाने लगे। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने व्यापम किया था, फिर शुरू हो गया था। कल मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैंने पेपर पढ़े, फिर से पेपर लीक होने लगे, फिर आउट होने लगे। तो ये व्यापम पार्ट 2 मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। जो योग्य लोग थे उन्हें बेचारों को नौकरियां नहीं मिली, और जिनके पास पैसा था उन्हें नौकरियां दी गई। हताशा में युवा जाएगा कहाँ? रोजगार है नहीं, काम धंधे है नहीं, महंगाई इतनी है, तो भटक के वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। आज हम देख रहे हैं कितने हजार हमारे पुलिस जवानों की भर्ती होनी थी, अभी भी सब पेंडिंग में पड़ी है। उनकी 18,000 पदों की भर्तियां, 18,000 पदों की भर्ती होनी थी, और आज वो सब रुकी हुई हैं। और रुकने के अलावा वो उन एज के बाहर हो रहे हैं, मतलब उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, बाद में उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी कभी। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती, जिनका चयन हो गया था, बेचारे भर्ती के लिए मांग करते हैं, उन्हें लाठी मारी जाती है, महिलाओं को लाठी मारी जाती है। ये जो तालिबानी पद्धति इनने जो शुरू कर दी है, ये जनता सब समझ रही है और देख रही है। क्योंकि जनता हमारे यहाँ की बड़ी भोली भाली है, हमारे यहाँ की जनता बोलती नहीं है, पर हमारे यहाँ की जनता समझदार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चारों तरफ एक आग लगी हुई है, चारों तरफ आग लगी है। ये जो कर रहे हैं, कहीं किसी का मकान तोड़ रहे हैं, हाँ गलत है, बिल्कुल आप सजा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर जो बेकसूर है उसके लिए यदि आप प्रताड़ित करोगे तो वो ठीक नहीं है। जनता ये सब देख रही है। आपने, जैसे हम अपने खुरई विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आपने कितने मकान गिराए भाई? यदि गिराने थे तो आपको पूरे मकान वैसे गिराने थे जो अतिक्रमण में है। आपने चीन के मकान गिराए। मैं आपको बता देता हूं, आपको एक एक ईंट का जवाब देना पड़ेगा। आपने जो लोगों के मकान गिराए हैं, आप भी नहीं बख्शे जाओगे। और इस बात को मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं चैनल के माध्यम से ये खबर करना चाहता हूं और क्षेत्रवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिन निर्दोष लोगों के मकान गिरे हैं, जो आहत हुए हैं, उनका हिसाब इन लोगों से लिया जाएगा।
कल मुझसे एक बहुत समझदार ग्रामीण हमारे साथी ने बताया, हमने कहा विकास तो बहुत हो रहा है। मैंने पूछा उनसे, कहने भैया काय को विकास हो रहा है? विकास 3 चरणों में हो रहा है। पहला कमीशनखोरी, दूसरा ठेकेदारी, और तीसरा जो है 1-2 साल में टूट जाता है वो काम, तो मरम्मत। तो ये जो 3 चरण का विकास है, करेंगे, सब कुछ हाथ में है, वो विभाग है, पूरा पैसा हाथ में है, तो खूब मजे हो रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।